हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तनिषा गुप्ता। और आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की साइंस की बुक दिखाने वाली हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक है और सभी बोर्ड्स, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, सभी में यही बुक इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग साइंस का क्या सिलेबस है वो ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर उसके बाद डेली एक क्लास आप लोगों को अकॉर्डिंग टू चैप्टर, जो भी पहला चैप्टर होगा उसकी सबसे पहली आपको क्लास मिलेगी, एवरीडे मिलेगी। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कंटेंट क्या है साइंस का, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी टाइप की होती हैं और किस तरीके की होती हैं। फिर क्या है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, यानी कि जो हम लोग लिखते हैं कोई भी चीज़ की केमिकल इक्वेशन हो जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हम शो कराते हैं, जैसे कि CH2 वगैरह के फार्मूलाज यूज़ करते हैं। मतलब कोई अगर जो केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक, तो उसको हम लोग कॉपी में किस तरीके से शो करेंगे, सिंबल्स के थ्रू, फार्मूलाज के थ्रू, तो उस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में कैसे केमिकल इक्वेशन लिखनी है, कैसे उसे बैलेंस करना है, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फिर इसके बाद अगला चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। इसमें क्या हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इनकी बेसिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये देखने में कैसे हैं, टेस्ट कैसा है, कैसा क्या नेचर होता है, इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो, और केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि इनको अगर हम किसी चीज़ से रिएक्ट करवाएंगे तब क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, कौन सी चीज़ से रिएक्ट कराने पर क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। ये चीज़ जो चैप्टर है ना, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये आप लोगों ने 8th में और 7th में थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा। ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ेंगे, एसिड, बेस और सॉल्ट को पता करने के लिए कई सारे टाइप के इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि एक लिटमस पेपर मोस्ट फेमस इंडिकेटर है जो कि नेचुरल होता है और उसी से हम पता कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमारे सामने रखा हुआ है वो एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। ठीक है। अब तीसरा क्या चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो ये सब्जेक्ट है, चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों में आपसी डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, मेटल्स किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, नॉन मेटल्स किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह की चीज़ से रिएक्ट करने पर मेटल का कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है। सिमिलरली नॉन मेटल को किस चीज़ के साथ रिएक्ट करें कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कोई गैस निकले, जैसे कि अगर जो हम लोग मेटल को HCl से, यानी कि एसिड से, जैसे HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस होता है। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो हम बोल सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl है। ठीक है। यानी ये वही एसिड है जिसे हम तेजाब कहते हैं और जिसके कांटेक्ट में आने पर हमारी स्किन भी जल जाती है। तो अगर हम HCl को, ठीक है, किसको, HCl को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, जिंक मेटल के साथ में। ठीक है। जिंक क्या है, एक मेटल है। अगर जो हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े HCl के अंदर डालेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब हम लोगों को कैसे मालूम कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हो रही है, हो सकता है वो कोई और गैस हो। ठीक है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं पॉपअप टेस्ट। ठीक है। जिसको हम कहते हैं पॉपअप टेस्ट। स्पेलिंग सही नहीं दिख रही है, लेट मी क्लियर इट, POP, पॉपअप टेस्ट। ठीक है। पॉप का मतलब होता है फूट जाना, एक पॉप साउंड निकलता है। देखो, जब भी हम लोग HCl और जिंक की रिएक्शन कराएंगे तो बुलबुले उठेंगे बीकर में। ठीक है। एक बीकर लेंगे हम लोग, कैसे रिएक्शन कराएंगे, एक बीकर लिया हमने, उसमें हमने HCl भर लिया। अब इसी HCl में छोटे छोटे हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले। तो जब जिंक ग्रैन्यूल्स डाले तो हमने नोटिस किया कि गैस इवॉल्व होकर के सरफेस पर आ रही है और बाहर भी निकल रही है, थोड़ी थोड़ी बुलबुले बन रहे हैं गैस के। फिर हम देखते हैं कि एक काम करते हैं कि इस गैस को हम एक ट्यूब से पास कराते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ढक्कन लगा दिया और ऐसे करके एक ट्यूब हमने पतली सी यहाँ पे अटैच कर दी और उसकी ओपनिंग हमने यहाँ पर कर दी साइड में। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसी गैस के पास में हम कैंडल लेकर के आए, हमने कैंडल से जलाया,
कैंडल से जलाकर हम देख रहे हैं कि ये जो पॉप मतलब ये जो गैस निकल रही है, इसके बबल्स बन करके जो आ रहे हैं, ये पॉप पॉप करके साउंड दे रहे हैं, यानी कि फूटने का एक स्पेशल आवाज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये पॉप करके जो फूटने वाले बबल्स होते हैं ये हाइड्रोजन के ही होते हैं। तो पक्का ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन के कैसे गुण होते हैं, कौन से ग्रुप का होता है, कैसे कंपाउंड्स ये बनाता है, किस वजह से इसके इतने सारे कंपाउंड होते हैं। पता है कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड होते हैं, यानी कि अगर हम डायरेक्टली बोलें या इनडायरेक्टली बोलें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं कार्बन के। मतलब कार्बन किसी के भी कोई भी एटम से दोस्ती कर सकता है, कोई भी एटम से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, क्या प्रॉपर्टी है कार्बन की ऐसी जिसके वजह से ये पॉसिबल है, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक, और कौन कौन से टाइप के कंपाउंड बनते हैं। अब देखो हम लोग मिलियन ऑफ कंपाउंड तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कौन कौन से टाइप होते हैं बेसिक जो हम ऊपर से पढ़ सकते हैं उतना तो हम पढ़ ही लेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में जानेंगे, उसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखेंगे, और साथ साथ में कार्बन के कंपाउंड्स की भी स्टडी हम करेंगे, कार्बन के टाइप ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। ठीक, इसके बाद अगला चैप्टर है बायो का, यानी कि ये जो अभी तक चैप्टर आप लोगों ने देखे हैं 4-5 चैप्टर, वो थे किसके? ये सारे के सारे चैप्टर कौन कौन से? फर्स्ट जो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, और फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चार के चारों चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री के। ठीक है, किसके चैप्टर से? केमिस्ट्री के चैप्टर से। ठीक, इसके बाद अगला सेक्शन है ये वाला, इसमें क्या देखने को मिल रहा है? लाइफ प्रोसेस। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर आ गया, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे वर्क करते हैं, लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को कंप्लीट करने में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, किस किस चीज़ से उसको हेल्प मिलती है अपनी लाइफ कंप्लीट करने में, और किस तरीके से, किस मैकेनिज़्म से ये सारी प्रोसेस होती हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, बायो का चैप्टर है ये। उसके बाद में अगला आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बॉडी होती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे वो प्लांट्स की बॉडी हो, कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है। यानी कि जैसे हमारे ऊपर अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो हमारा जो एक टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, टेम्परेचर फिक्स होता है। कितना होता है? 37 डिग्री। ठीक है, और अगर जो फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग सेल्सियस में बात करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है। क्या रहता है वो? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर जो हम लोग उसे फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करें जो थर्मामीटर में होता है, तो थर्मामीटर में कितना रहता है? 98.6 रहता है। ठीक है, कितना रहता है? 98.6। ठीक है, इसमें क्लियरली लिख नहीं पा रहे हैं बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना रहता है? 98.6 रहता है। ठीक है, तो इतना बेसिक टेम्परेचर रहता है। अब हमारी बॉडी के पास कुछ तो ऐसा मैकेनिज़्म होगा जिससे ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि हमारे आसपास तो गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। ठीक है, बहुत तेज़ गर्मी भी होती है जहाँ 50 की डिग्री पर पहुँच जाता है टेम्परेचर, बहुत तेज़ सर्दी भी होती है जहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर भी पहुँच जाता है। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है? कैसे 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ये हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इसी को कहते हैं। अब इस सब में कौन इन्वॉल्व रहता है? अगर ह्यूमन के केस में देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन होता है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि जो हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, उसके पीछे ऐसे करके रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके बीच में एकदम पतली सी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, तो वो जो होती है स्पाइनल कॉर्ड वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती है।
तो ये 2 चीज़ें इसमें मेनली इन्वॉल्व रहेंगी और इससे निकलने वाली बहुत सारी थाउजेंड ऑफ जो नर्व्स होती हैं यानी नसें होती हैं वो भी हमारी पूरी बॉडी के जितने भी सिम्टम्स वो फंक्शंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग ह्यूमंस का, एनिमल्स का और प्लांट्स का सभी का पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। फिर इसके बाद अगला है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये चैप्टर टीचर्स आधा अधूरा पढ़ाते हैं या फिर सही से नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो ये भी एक बायो का ही चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें ये भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम कि ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्शन का टाइप है उस टाइप का क्या बेनिफिट है। जैसे रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। तो अब इन दोनों में किस में बेनिफिट क्या है, किस में क्या मतलब कि डिसएडवांटेज है, तो ये सब कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एसेक्सुअल टाइप के 6 टाइप होते हैं अलग। ठीक है, 6 पार्ट होते हैं तो वो भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला आता है हेरिडिटी। जो ये चैप्टर है हेरिडिटी, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, एक जो जनरेशन होती है उससे अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके कुछ फीचर्स होंगे। जैसे किसी के कोई पेरेंट हैं उनके ब्लैक हेयर हैं, ठीक है, किसी के ब्लैक हेयर नहीं है यानी कि कोई और कलर है, ब्लॉन्ड कलर है जो हल्का सा येलोइश टाइप का होता है, अंग्रेज़ों के बाल होते हैं जैसे, या फिर ब्राउन कलर है। ठीक, मतलब कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर पेरेंट्स का है तो वही उसी टाइप का कलर उनके ऑफ स्प्रिंग यानी कि संतान में, बच्चों में भी देखने को मिलता है। ठीक, तो वो कैसे आखिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब यही होता है कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक, तो हेरिडिटी किस तरीके से हो रही है, फिर ऑर्गेनिज़म कैसे चेंज होते हैं, कैसे नए नए ऑर्गेनिज़म बनते हैं, ये सब थोड़ा बहुत एवोल्यूशन का भी पार्ट इसी में आएगा, तो वो भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये सारा जो पोर्शन था कौन कौन सा, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी, ये 4 चैप्टर हैं आपके बायो के। ठीक है, ऊपर हमने आपको बताए किसके चैप्टर थे, ये 4 चैप्टर थे। 1st to 4th चैप्टर थे केमिस्ट्री के। देन नेक्स्ट 5th to 8th चैप्टर हैं आपके बायो के। देन उसके बाद है फिज़िक्स। ठीक है, फिज़िक्स में भी लास्ट में जो 13th चैप्टर दे रखा है आवर एनवायरनमेंट, वो फिज़िक्स का नहीं है, उसको हम बायो के ही अंदर में मान के चलते हैं। तो बायो के मान लो 5 चैप्टर हो गए। ठीक है, और ये जो चैप्टर है कौन कौन से, फिज़िक्स के। फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लाइट क्या होती है। ठीक है, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, कैसे ट्रैवल करती है, कितनी स्पीड होती है, और जब ये एक ही मीडियम में चलती है तो क्या क्या चीज़ें करती है। जैसे कि शीशे से टकराती है ना लाइट, तो क्या करती है कि जैसे हम लाइट लगाते, कभी आपने देखा हो, गेम खेला हो ये वाला, कि एक जगह से हम टॉर्च लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, एक हमने ले ली टॉर्च ले ली, इसमें बटन लगी हुई है और इसको हमने ऑन किया तो इससे फ्लैश लाइट निकली। ठीक है, यहाँ हमने एक मिरर ले लिया। अब हम इस मिरर पे जब टॉर्च की लाइट गिराते हैं तो पीछे कहीं पे मिरर की इमेज अलग जगह बनती है। ठीक है, पीछे कहीं पे मिरर की इमेज जो होती है वो अलग जगह बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉर्च है, ठीक है, उसकी परछाई या उसकी जो रोशनी है वो यहाँ पर पहले टकरा करके फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो ये जो इवेंट था इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा इवेंट है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन, इसमें क्या पढ़ेंगे कि कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम, देखो यहाँ पर तो मीडियम अभी एक ही था, जब हम टॉर्च और ये लाइट वाला मिरर वाला कर रहे हैं यहाँ पे एक ही मीडियम है। क्या है मीडियम, एयर, हवा में ही तो है सारी चीज़, है ना, सब कुछ एयर में ही है, यानी कि सेम मीडियम में ही सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट जो है चीज़ वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, एक बाल्टी ले ली, ठीक है, उस बाल्टी में हमने भर लिया पानी,
उसमें नीचे हमने एक कॉइन डाल दिया छोटा सा, ठीक। अब हम ऊपर से उसको देख रहे हैं, ऊपर से हम उसको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मतलब कॉइन हमें कैसा दिखाई दे रहा है। जब हम ऊपर से ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो हमें कॉइन थोड़ा सा ऊंचाई पे दिखेगा, यानी खुद भी करके देखना कभी कि कोई गहरा बर्तन हो, उसमें तुम्हें एक चीज़ डालना नीचे गहराई पे, तो वो उतनी गहराई पे फील नहीं होगी, ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा सा नीचे से ऊपर आ गई हो, उसकी जैसे जो तली है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उचक गई हो, ठीक है, ऐसा फील होगा। हम जब देखेंगे ना तो वो यहाँ पर दिखने की जगह, इस जगह पे दिखने की जगह यहाँ थोड़ी ऊंचाई पर दिखाई देगी, कॉइन थोड़ा ऊंचा दिखाई देगा। ये किस वजह से होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यहाँ पे था एयर, यहाँ अंदर है वाटर, एयर टू वाटर जब गई है लाइट, तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई, यानी कि मुड़ गई। बेंड होने की वजह से ही हमें चीज़ या ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देने लगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो गया, थोड़ी ऊंचाई पर आ गया, ठीक है। उसकी जो इमेज है वो थोड़ी ऊंचाई पर दिखने लगी हमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। ये चैप्टर है आपका फिज़िक्स का, ठीक। अब अगला है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक। अब हम जो कुछ भी लाइट की हेल्प से देख रहे हैं वो सब देख किस ऑब्जेक्ट की या किस ऑर्गन की हेल्प से देख रहे हैं, वो है हमारी आइज़। तो आइज़ का जो स्ट्रक्चर है वो हम इसमें पढ़ेंगे, फंक्शन है वो पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा आइज़ में कौन कौन से डिफ़ेक्ट होते हैं, कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हमें चश्मा लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी सर्जरी करानी पड़ती है, जैसे कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको हम कहते हैं, वो सब ने सुना होगा, आँखों में हो जाता है बूढ़े लोगों की, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ता है, सर्जरी करवाई जाती है, वो भी इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। कलरफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या मतलब, जो हम लाइट देखते हैं वो कैसे 7 कलर्स में टूट जाती है। जो लाइट होती है उसका कलर तो वाइट होता है, बट जब वो टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, डिफ्रैक्ट होती है, तब उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है। और ब्रेक डाउन होती कैसे, एक ग्लास का प्रिज्म लेते हैं, उसमें हम ऐसे वाइट लाइट मारते हैं तो वो ऐसे 7 हिस्सों में टूट करके डिवाइड हो जाती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। अभी इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो करंट है वो फ्लो करता है वायर के अंदर, ठीक है, और करंट बनता कैसे है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ों को हम कैसे अरेंज करें, जैसे बल्ब होता है, बल्ब को हम कैसे कहाँ पर लगाएं कि सही तरीके से उसमें वोल्टेज आए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, जब ये पढ़ेंगे तभी इसका डिटेल में बता पाएंगे, अभी एग्जाम्पल इसका देना मुश्किल है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने यहाँ पर करंट पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में, अब उस करंट की वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कैसे जनरेट हुआ, उस करंट से चुंबक कैसे बनी, ये हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, ठीक है। और उस इफ़ेक्ट की वजह से, उस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से क्या क्या चीज़ें और हो रही हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या फार्मूला है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक। अगला चैप्टर कौन सा है, आवर इन्वायरमेंट। तो सीबीएसई में आई थिंक ये चैप्टर एक्सक्लूडेड है, बट आई विल चेक इट वंस मोर। और क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट वाला जो ये चैप्टर है, आवर इन्वायरमेंट, इसमें हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस किस चीज़ की वजह से हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, सीएफसी गैस का इमिशन, ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचर से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका पूरा सिलेबस था ऑफ क्लास 10th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और कोई रेफरेंस बुक भी अगर आप पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड होगी, पूरी की पूरी इसी को एक्सप्लेन करते हुए कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं 10th क्लास के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में मुझे तो बढ़िया लगती है एस चांद की बुक, ठीक है, एस चांद करके एक बुक आती है, ठीक है, एस चंद या एस चांद, वॉट एवर यू स्पीक, वो बुक बहुत बढ़िया रहती है, आप वो बुक ले सकते हैं। और ये जो पूरा सिलेबस है, इससे रिलेटेड एक एक चैप्टर की जो वीडियोज़ रहेंगी वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। और वीडियोज़ पोस्ट करना मैं कल से शुरू कर रही हूँ। और
एक फ़िक्स टाइमिंग होगी, तो वो टाइमिंग आपको बता दी जाएगी थ्रू पोस्ट, मतलब जो पोस्ट होती है जो चैनल पे की जाती है उसके हेल्प से मैं आपको टाइमिंग बता दूँगी, तो अपना उसी टाइम पर वीडियो देख लेना। ठीक है, डेली आपका ये होता रहेगा। तो मेरे अंदाजे से 1-1.5 महीने लगेंगे, आपका ये पूरा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद बढ़िया आराम से रिवीजन करना, क्वेश्चन लगाना, और क्या बढ़िया नंबर आएंगे 10th में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो फिर रह जाएगा, क्या फ़ायदा रह जाएगा सिलेबस मात्र देखने का। और जो भी लोग जुड़ रहे हो, जो भी लोग देख रहे हो वीडियो, प्लीज़ अपने दोस्त लोगों को या जो भी लोग और पढ़ते हो, छोटे भाई बहन हो 10th क्लास में, उनको शेयर कर देना, बेनिफिट होगा मेरा भी उनका भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।